मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने के साथ ही सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। चुनावी जीत के लिए वोटरों को रिझाने दाव पेंच लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही खुद को जनता का मसीहा साबित करने के लिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के सियासी तीर भी तर्कश में छोड़े जा रहे हैं। सूबे की सत्ता हथियाने के लिए ललायत कांग्रेस को मिशन 30 फतह करवाने राहुल गांधी ने कमान संभाल रखी है। राहुल गांधी ने एक बार फिर मध्य प्रदेश में शहडोल के ब्यौहारी से चुनावी हुंकार भरी और बीजेपी सहित केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस की इस आम सभा में राहुल गांधी जातीय जनगणना को भी नहीं भूले। उन्होंने बीजेपी पर सियासी वारों के बीच एक बार फिर जातिगत जनगणना करवाने का दाव खेला। आदिवासियों को इस देश में आज क्या हक मिलना चाहिए, कितना हक मिलना चाहिए, ओबीसी वर्ग को कितनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, एससी वर्ग को कितनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, ये सवाल है देश के सामने। इसीलिए हमने कास्ट सेंसस की बात की है और हम करवा के दिखाएंगे। मध्य प्रदेश में हमारी सरकार आएगी, पहला काम हमारी सरकार कास्ट सेंसस कर देगी। आदिवासी वर्ग को चोट लग रही है, ओबीसी वर्ग को चोट लग रही है, दलित वर्ग को चोट लग रही है। चलो पता लगा लेते हैं, एक्सरे कर लेते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, साफ हो जाएगा पूरा। हम मध्य प्रदेश की जनता से मोहब्बत करते हैं, हम झूठ नहीं बोलेंगे। माताएं और बहनें, पहली बात आपके लिए 1500 रुपए हर महीने आपके बैंक अकाउंट में। मोदी जी ने 1000 रुपए का सिलेंडर बनाया है, सरकार आते ही 500 रुपए का आपका सिलेंडर आपके घर में मिल जाएगा। 100 यूनिट बिजली मुफ्त में, और हमारे आदिवासी भाइयों के लिए, बहनों के लिए तेंदुपत्ता 4000 रुपए का। राहुल गांधी के एमपी फोकस पर नजर दौड़ाए तो पिछले 10 दिन में राहुल का ये दूसरा मध्य प्रदेश दौरा है। इससे पहले भी राहुल गांधी ने शाजापुर के काला पीपल में जनसभा कर बीजेपी को निशाने पर लिया था। लेकिन खास बात यह है कि मध्य प्रदेश में चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद सियासी अखाड़ा तैयार हो चुका है। बीजेपी ने सियासी अखाड़े में अपने पहलवान भी उतार दिए हैं। कांग्रेस अभी भी मौखिक लड़ाई ही लड़ रही है। बीजेपी प्रत्याशियों की चौथी सूची जारी कर चुकी है, जबकि कांग्रेस में अभी पहली सूची का इंतजार है। कांग्रेस अभी भी रणनीतियां बनाने में ही मशगूल है। खैर आसार लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस की सूची भी जल्द आएगी, पर बात करें बीजेपी की तो कांग्रेस वार करे और बीजेपी पलटवार न करे, ऐसा नहीं हो सकता। बीजेपी ने भी राहुल गांधी के सियासी वारों पर जमकर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस में अंग्रेजों के जीन्स है, फूट डालना कांग्रेस का मूल चरित्र है। कांग्रेस के खून में आज भी अंग्रेजों के जीन्स हैं, फूट डालो राज करो। अरे कम से कम आप जनजाति क्षेत्र में गए थे, आदिवासी संस्कृति परंपरा, आदिवासियों के क्रांतिकारियों का भी किसी का नाम ले लेते। कैसे समाज में विभेद पैदा किया जा सकता है, कैसे समाज के अंदर इन चीजों को तोड़ा जा सकता है, इस पर लगातार कांग्रेस काम करने का प्रयास कर रही है कि केवल फूट डाल करके राज करो की नीति जो अंग्रेजों के हमेशा से इस भारत के अंदर करते रहे थे, वही खून में जीन्स आज भी कांग्रेस के अंग्रेजों के हैं। राहुल गांधी जी चिंता मत करिए, आगामी आने वाले चुनाव में इसका कड़ा जवाब आदिवासी भाई और बहन और मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन कांग्रेस के अंग्रेजों के जीन्स को समाप्त करने का काम करेगी। चुनाव तारीखों के ऐलान के साथ ही मध्य प्रदेश में घमासान शुरू हो गया है। बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज मोर्चा संभाल चुके हैं। 2023 की जंग कई मायनों में अलग है। यही कारण है कि स्थानीय मुद्दों के साथ देशव्यापी मुद्दे एमपी इलेक्शन में नजर आ रहे हैं। देखना होगा कि मध्य प्रदेश की जनता को किसका विजन भाता है। ब्यूरो रिपोर्ट IND24। नमस्कार, IND एजेंडा एमपी का चुनावी रण में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज इसी मसले पर चर्चा होगी, बातचीत होगी, डिबेट होगी, लेकिन पहले एक नजर एजेंडा पॉइंट्स पर। मध्य प्रदेश के चुनावी अखाड़े में कौन किस पर भारी? राहुल गांधी के जातीय जनगणना के दांव से कांग्रेस को कितना फायदा? कांग्रेस के जातीय जनगणना का भारतीय जनता पार्टी कैसे करेगी मुकाबला? भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के दिग्गजों का जनता पर कितना असर? तो चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब जो जंग है अब आमने सामने है।
और जिस तरह से कांग्रेस नेता राहुल गांधी शहडोल के व्यवहारी में उन्होंने आम सभा को संबोधित किया और एक बार फिर अपने उसी अंदाज में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पर तीखे हमले किए। इसके साथ ही राहुल गांधी ने एक बार फिर जातीय जनगणना की बात कही है और कहा जा रहा है कि ये जातीय जनगणना का जो एक बड़ा दांव कांग्रेस ने चला है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि चुनाव के ठीक पहले इसका कितना असर जनता पर होता है और भारतीय जनता पार्टी किस तरह से इसका जवाब देती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी तमाम दिग्गजों के साथ एमपी के मैदान में है। मोर्चा बीजेपी के जो दिग्गज हैं वो संभाले हुए हैं और यही कारण है कि 2023 का जो विधानसभा का चुनाव मध्य प्रदेश का है, लगातार कहा जा रहा है कि कुछ अलग अंदाज में है। स्थानीय मुद्दों के साथ में नेशनल इश्यूज भी हैं जो लगातार हावी होते दिख रहे हैं। आज इसी पर चर्चा होगी, बातचीत होगी। चर्चा शुरू कर उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं, फिर इस चर्चा को, इस डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ में है। वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी, स्वागत करूंगा सुरेश शर्मा साहब आपका। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रदेश प्रवक्ता ब्रजगोपाल लोहिया साहब स्वागत है आपका। और हमारे साथ में है कांग्रेस के युवा नेता महासचिव अमित शर्मा जी। अमित जी, आपको स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं लोहिया साहब आपके पास में आता हूं, क्योंकि राहुल गांधी ने जिस तरह से एक बार फिर 10 दिन के भीतर दूसरी बार हुंकार भरी और उनके भाषण में एक बार फिर जातीय जनगणना की चर्चा रही। उन्होंने जातीय जनगणना पर जोर देते हुए कहा कि जैसे ही उनकी सरकार बनती है सबसे पहले काम जातिगत जनगणना का होगा। पूरे एक्सरे की वो बात कर रहे हैं अलग अलग जातियों को लेकर। कैसे निपटेगी भाजपा इस दांव से? राजेश जी, राहुल गांधी जी आए थे, वो भाषण दे रहे थे, तो हमें तो ये मालूम ही था कि जब भी वो बात करेंगे तो देश को बांटने की बात करेंगे। जो लोग धर्म के आधार पर एक बार 1947 में देश को बांट चुके हैं, वो आज 2023 में जातियों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। परंतु दुर्भाग्य ये है कि देश में जातियां भी बहुत समझदार हो चुकी हैं, बहुत पढ़ी लिखी हो चुकी हैं और उन्हें मालूम है कि आप उनके कल्याण के लिए नहीं, आप केवल उनके वोट के लिए यहाँ आए। एक बात और आपसे करता हूँ, आज वो वहां कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी ने सिलेंडर बनाया। देखिए, मैं आपसे फिर कहता हूँ, राहुल गांधी जी बिल्कुल आप सही बोल कर गए। जिस क्षेत्र में आप बोल रहे थे वहां के लिए तो सिलेंडर नरेंद्र मोदी जी ने ही बनाया। आपके सरकार के 60 वर्षों तक तो गरीब और आम आदमी तक गैस का कनेक्शन कभी पहुंचा नहीं। जिनको आप सिलेंडर का कीमत बताते, उनको आपकी 4 पीढ़ियों ने उस गैस कनेक्शन से भी वंचित रखा। श्रीमान राहुल गांधी जी, आपकी बातों को मध्य प्रदेश की जनता गंभीरता से नहीं लेती है। मैं आपको कुछ उदाहरण बताता हूं। 2018 में ये कहकर गए थे कि 10 दिनों में किसानों का कर्जा माफ होगा, अन्यथा मुख्यमंत्री साफ होगा। आपको याद होगा, इन्होंने चित्रकूट में जब कहा था कि मोबाइल फोन होगा वो मेड इन चित्रकूट होगा, भोपाल में कहा था मेड इन गोविंदपुरा होगा। तो राहुल गांधी जी की बातों की कोई विश्वसनीयता नहीं है, एक बात। दूसरी बात, बचपन से सुना था अंग्रेज डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर चला करते थे कि किस तरह भारत को जातियों में धर्म के आधार पर बांटे और राज करे। समझ आता है आज तो उसका प्रत्यक्ष। लेकिन लोहिया साहब, जिसे आप बांटने की बात कर रहे हैं उसको राहुल गांधी कह रहे हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। तो वो कहें, ये स्पष्ट करें कि उनका किस तरह से कल्याण करेंगे कांग्रेस पार्टी, और राहुल गांधी स्पष्ट करें कि किस तरह से आपने पहले मुस्लिमों को बेवकूफ बनाने का काम किया। कठोर शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। जिन राज्यों में कहीं कहीं 74% तक आरक्षण दे दिया और वो सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया, क्या आप उस तरह का कोई प्रयोग करेंगे? स्पष्ट करें कांग्रेस पार्टी कि आप आगे करेंगे क्या सेंसेक्स के बाद। दूसरी बात मैं आपसे कहता हूं, 1931 में जब जाति आधार पर जनगणना हुई तो विरोध करने वाली कांग्रेस और महात्मा गांधी जी थे। क्या महात्मा गांधी जी और उस कांग्रेस के आदर्श आज नहीं है? और 1951, 61, 71, 81, 91, 2011
ये सब वो समय है जब कांग्रेस की सरकार के दौरान जनगणना हुई है। यदि आपको जातीय जनगणना की इतनी आवश्यकता थी तो पहले तो आप माफी मांगिए कि नेहरू गांधी खानदान की 4 पीढ़ियों ने इस देश के साथ जो होना था वो नहीं किया। ये चुनाव में झूठ बोलना। चलिए एक और बात कहता हूं, चलिए जनजातीय भाइयों की आप बात कर, द्वे साहब आता हूं, सेकंड राउंड आ जाता हूं। चलिए अमित जी के पास में आता हूं। अमित जी, जिसे अक्सर की आप बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि एक तो ये देश को बांटने वाली बात है और दूसरी तरफ जाति जनगणना को लेकर जो चुनावी समर में और चुनाव के समय आप लेकर आए हैं, अगर वो कहते हैं कि आप 65 साल 70 साल आप सत्ता में रहे तब आपने जाति जनगणना की बात नहीं की, अब चुनाव को देखते ही आप जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, ये बांटने की कवायद है कह रहे हैं। देखिए राजेश जी, बांटने की तो बात अगर कहीं बांटने का दूसरा कोई पूरक शब्द है तो वो बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी उसका दूसरा नाम है। और ये आज अंग्रेजों की बात करते हैं जो उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखने वाली भारतीय जनता पार्टी, जिसमें पूरी भारतीय जनता पार्टी और पूरी आरएसएस में एक व्यक्ति ऐसा नाम नहीं है जो इस देश की आज़ादी के लिए शहीद हुआ हो या अपने प्राणों का न्यौछावर किया हो। ये तो अंग्रेजों के साथ मिलकर, बीडी शर्मा जी को सुन रहा था, वो जीन्स की बात कर रहे थे, अंग्रेजों के साथ मिलकर अगर गुलामी पर और भारत को बंदिश करने का काम किसी ने कराए तो कांग्रेस को आज कहने की आवश्यकता नहीं है। ये तो हिस्ट्री में दर्ज है कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या करा करते थे। अब आज राहुल गांधी जी बिहारी पधारे। राहुल गांधी जी ने कहा कि चाहे ओबीसी हो, चाहे वो अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, चाहे कोई भी वर्ग हो, जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। आज हिस्सेदारी और भागीदारी की बात जैसे ही राहुल गांधी जी ने कही तो पूरी भारतीय जनता पार्टी ऐसे बिदक गई जैसे बिल्ली के सामने से दूध का कटोरा निकाल लेते हैं। आज मैं इनकी सरकार भारतीय जनता पार्टी की अभी 4 दिन पहले आचार संहिता से पहले 18 वर्षों से थी, मैं ये शिवराज सिंह चौहान जी को और लोया जी को याद दिला दूं कि ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो 18 वर्ष कहती रही कि ओबीसी को 27% आरक्षण देंगे, ओबीसी को 27% आरक्षण दे के रहूंगा, गाड़ दूंगा, निपटा दूंगा और मेरी सरकार जो है अदालत में बात करेगी। जब अदालत में प्रकरण पहुंचा तो लोया जी इस बात को स्वीकार करे ना करे, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश ने देखा कि अटॉर्नी जनरल जो मध्य प्रदेश सरकार का जो वकील होता है वो सही तरीके से पक्ष ओबीसी के मामले में रख ही नहीं पाया। सरकार ने उसको नकार दिया। कमलनाथ जी ने कहा कि मैं 27% आरक्षण दूंगा। कमलनाथ जी ने निचले चुनाव में, नगर पालिका नगर पंचायत चुनाव में जो हमने कहा वो करके दिखाया। आज अगर सरकार आती है तो निश्चित तौर पे जो ओबीसी की पिछड़ी जातियां हैं, जो ओबीसी के लोग हैं, अगर किसी को किसी भी जाति का कोई व्यक्ति हो उसको उसका अधिकार मिले तो इसमें क्या है। अगर ये राजेश जी अगर अधिकार का विरोध करते हैं तो लोया जी अभी इस चैनल पे कहें कि मैं ओबीसी के प्रस्ताव का विरोध करता हूं तो मैं स्वीकार कर लूंगा ये ओबीसी विरोधी हैं, ये कहेंगे नहीं, लेकिन राजनीति करते करते चलिए सुरेश शर्मा साहब के पास में आ जाता हूं। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में है और सुरेश जी ने तमाम सारे चुनाव देखे हैं, तमाम सारे चुनावी मुद्दे देखे हैं और इस बार जो हम लगातार बात कर रहे हैं कि 23 के चुनाव कुछ अलग है और यही कारण है कि अलग अंदाज में लड़ा भी जा रहा है। सीधे उस जाति जनगणना पर आते हैं। सुरेश शर्मा साहब, ये जो जाति जनगणना को लेकर राहुल गांधी अब लगातार ये बात सबसे पहले शुरुआत उसी से कर रहे हैं और पूरी ताकत के साथ कह रहे हैं कि जातिगत उनकी सरकार आती है तो जो जातीय जनगणना है वो कराएंगे। कितना अहम मानते हैं कांग्रेस के लिए, ये कितना संभव है? देखिए, जातिगत जनगणना की जहां तक बात है, ये एक राजनीतिक सुगुफा है, इसका कोई मायने नहीं है। मायने इसलिए नहीं है कि इसमें 2 सवाल उभर करके सामने आ रहे हैं। पहला सवाल ये उभर कर सामने आ रहा है कि क्या जातियां केवल हिंदू समाज की ही मान्य होंगी या मुस्लिम समाज में और ईसाई समाज में जो जातियां हैं उनकी काउंटिंग भी होगी। तो ये अभी तक स्पष्ट नहीं है कि मुस्लिम समाज और ईसाई समाज की जो जातियां हैं, वर्ग हैं, उनका जो है इस गणना में क्या हिस्सा होगा। एक बात। दूसरी बात ये है कि क्या जब जातीय जनगणना होकर के सामने आ जाएगी तो जो आरक्षण के हिसाब से प्रोग्रेस हुई है, यानी कि आप उनकी चेक कर रहे हो ना, तो आरक्षण के हिसाब से जो प्रोग्रेस हुई है उसकी समीक्षा होगी क्या? क्या आरक्षण की समीक्षा का दूसरा नाम जाति जनगणना नहीं है? ये एक बड़ा प्रश्न है, इसका उत्तर देना चाहिए।
तीसरी बात यह है कि देश, राज्य और स्थानीय निकाय ये कोई व्यापारिक संस्थान नहीं है कि इसमें हिस्सेदारी बांटी जाए कि आप इतनी पॉपुलेशन के लोग हो आपको इतना पैसा मिलेगा, इतने पॉपुलेशन के ये लोग हो आपको इतना पैसा मिलेगा। ये देश है और देश का काम जो है वो अधोसंरचना। अब आप बता दीजिए कि आदिवासियों के लिए, ओबीसी के लिए, दलित वर्ग के लिए जो सड़क बनेगी उस पर मैं ब्राह्मण के नाते चल पाऊंगा या नहीं चल पाऊंगा, क्योंकि वो तो उनके हिस्से की है। तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं ये आपको पहले स्पष्ट करना पड़ेगा। ये बहुत गंभीर विषय है। जातिगत जनगणना निश्चित रूप से इस एंगल से यदि ली जाती है कि गरीब का उत्थान करना है, गरीब के उत्थान की योजनाएं बनेंगी, तो एक महत्वपूर्ण पक्ष है। लेकिन जिस तरीके से इसका उच्चारण हो रहा है, उद्घोष हो रहा है, ये उद्घोष जो है ये एक खतरनाक स्थिति की तरफ ले जा रहा है। आप स्पष्ट कर दीजिए कि आप जातिगत जनगणना के बाद आरक्षण की समीक्षा करेंगे या नहीं करेंगे। ओबीसी संविधान के निर्माताओं से पहले कोई शब्द नहीं था, ये बीपी सिंह साहब ने शब्द दिया। लेकिन दलित और आदिवासी ये दोनों भारत का संविधान बनने से पहले के समूह हैं, इसलिए यहाँ कोई विवाद का विषय नहीं है जी। पिछड़ा वर्ग आप उसको बना रहे हैं जो संपन्न व्यक्ति है, तो एक कानून बना दिया आपने, उस कानून में आप जातियां जोड़ते चले जा रहे हो। क्या आपने दलितों में कोई जाति जोड़ी संविधान बनने के बाद से? क्या आपने आदिवासियों में कोई जाति जोड़ी? नहीं जोड़ी कोई भी। राजेश जी, ये संविधान निर्माताओं का जो एक वृद्ध विवेक था, उस विवेक को कलुषित करने के प्रयास हैं जातिगत जनगणना। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि बिहार में जातिगत जनगणना हो गई, आपने क्या बांट दिया उनको? आपके पास देने के लिए कुछ है ही नहीं, आप केवल देश में विभाजन। मैं फिर कह रहा हूं कि यदि जातिगत जनगणना देश के लिए अनिवार्य है तो मुस्लिम समाज की जातियों की गणना भी करिए और ईसाई समाज की जातियों की गणना भी कीजिए। आज मैंने ट्वीट किया है और ये कहा है कि इस देश में ये भी गणना होना चाहिए कि आजादी के बाद से कितने हिंदू समाज के लोग मुस्लिम बने, कितने हिंदू समाज के लोग ईसाई बने। इसकी जनगणना भी सामने आना चाहिए, इनकी गिनती भी सामने आ जाना चाहिए कि क्या परिस्थितियां थी कि हिंदू समाज का व्यक्ति, आदिवासी जो था, दलित जो था, वो इस्लाम स्वीकार कर गया और जो है। चलिए, बेहतर बात सुरेश शर्मा साहब आप कह रहे हैं सीधे ब्रजगोपाल लोहिया जी के पास में। जी सर, मेरी ये लाइन पूरी होने दीजिए। ये देश को मालूम चलना चाहिए, चाहे देश का राज कांग्रेस चलाए या भाजपा चलाए या कोई अन्य दलों का समूह चलाए, उसको ये मालूम होना चाहिए कि इस देश में ये धर्मांतरण हो क्यों रहा है। इसलिए धर्मांतरण के मुद्दे पर भी गणना होना चाहिए, इस बात की जानकारी होना चाहिए कि ये आखिर मुसलमान क्यों बन गए, मुसलमान हिंदू क्यों बन गया, फला ईसाई क्यों बन गया, ईसाई से वापस हिंदू क्यों बन गया, आखिर ये क्या कारण है। आप केवल जातिगत जनगणना को और देश के इस उपयोग के लिए नहीं कर सकते कि देश का खजाने में आपका इतना हिस्सा हो जाएगा। चलिए सुरेश जी, आता हूं दोबारा, आता हूं सुरेश शर्मा साहब दोबारा आपके पास में आता हूं। ब्रजगोपाल लोहिया साहब, एक बात और कह के राहुल गांधी गए हैं, वो कह रहे हैं गुजरात नहीं, जो लेबोरेटरी है, जो प्रयोगशाला है बीजेपी आरएसएस की, वो मध्य प्रदेश है। जी नहीं, देखिए मैं आपको बड़ा, अभी तो राहुल गांधी की बुद्धि, विवेक और विश्वसनीयता तीनों पर बड़े प्रश्न चिन्ह हैं। जैसा सुरेश शर्मा जी ने प्रश्न उठाए हैं, मैं भी कुछ प्रश्न उठाता हूं। मेरे कांग्रेस के साथी अभी बात कर रहे थे, मैं पूछना चाहता हूं कि आप जो ओबीसी का मुद्दा लेकर आए हैं, तो आपने ओबीसी के लिए क्या किया है? मंडल कमीशन की सिफारिशें 80 के दशक के शुरुआत में आई थी, आपने उन्हें लागू करने का कोई प्रयास किया? नहीं किया। उन्हें लागू करने का प्रयास हमारे ओबीसी आयोग का गठन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। और अभी हमारे कांग्रेस के साथी कह रहे थे, वो एक चुनाव बता दें मध्य प्रदेश में स्थानीय निकाय और पंचायत का जो भाजपा की सरकार में हुआ हो, उसमें 27% आरक्षण ना दिया हो। तीसरी बात, अभी हमारे कांग्रेस के साथी कह रहे थे, आपको याद है कि कमलनाथ जी की सरकार कितने से कागज पर 27% दे गई थी, और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि उसकी पेशी पर उसका पक्ष रखने मध्य प्रदेश सरकार के वकील नहीं गए, और शिवराज जी की सरकार आने के बाद हम उसकी अपील में गए और माननीय उच्चतम न्यायालय में देश के सर्वश्रेष्ठ वकीलों की हमने टीम खड़ी करी, तब वो न्याय हमें उन्हें दिला पाए। मगर आज यक्ष प्रश्न ये है कि हम ये उम्मीद करते हैं कि आप ये बताएंगे कि 56 वर्षों तक जब कांग्रेस सरकार में थी तो हमने आदिवासियों के लिए ये किया, हमने दलितों के कल्याण के लिए ये किया। आज भी अगर आजादी के 75 वर्ष बाद
भारतीय जनता पार्टी देश में पहला आदिवासी राष्ट्रपति महिला देती है। यदि मध्य प्रदेश के निर्माण के बाद 75 वर्षों बाद देश के पहले राज्यपाल आदिवासी भारतीय जनता पार्टी की सरकार देती है, यदि पहली बार किसी वीरांगना के नाम एक स्टेशन का नाम रखा जाता है कमलापति के नाम, मैं तो पूछना चाहता हूं, मेरा आग्रह है कि कांग्रेस के हमारे साथी बताएं और राहुल गांधी जी बताएं कि क्या उन्होंने ऐसा किया। आज जो कमलनाथ जी आदिवासियों के साथ खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, क्या शंकर शाह के नाम पर मेडिकल कॉलेज का नाम आप रख पाए? नहीं रख पाए, वो हम रख पाए। इसलिए रख पाए कि आप एक परिवार के महिमा मंडन में लगे रहे। वो कितना हद तक लगे रहे वो हद भी बताता हूँ। अभी 4 दिन पहले प्रियंका जी मध्य प्रदेश में आई थी, रानी दुर्गावती जी का जिक्र करते हुए वो कह रही थी कि मेरी दादी भी इसी तरह की महापुरुष थी, और इस बात पर स्वयं भी उन्हें हंसी आ रही थी। ये दुर्भाग्य है कि क्या रानी दुर्गावती, रानी कमलापति, उनका अपमान करना कब बंद करेंगे? आपने जिन समाजों से उनका गौरव छीना है, जिन समाजों से उनका आत्मसम्मान, चलिए जवाब ले लेता हूँ अमित जी से। अमित जी से जवाब ले लेता हूँ। अमित जी जवाब दे दीजिए। देखिए लोहा साहब, क्या है कि कई बातें तो याद कर गए लेकिन कुछ बातें भूल गए। अब ओबीसी समाज की बात अभी वो हित गिना रहे थे, मैं उनको तो इस हांडी में से एक चावल निकाल के बता दूं। इस मध्य प्रदेश की धरती ने 2004 में ओबीसी समाज की एक महिला भारतीय जनता पार्टी के नेता उमा भारती जी को चुना और मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की जनता ने बनाया, और शिवराज सिंह चौहान जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी और उस समय बाबूलाल गौर साहब थे, क्या हाल उन बेचारी का करा और ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि वो मध्य प्रदेश में शराब की दुकानों पर पत्थर फेंकने का काम करी। वो आज क्या क्या बोल रही हैं ओबीसी के प्रति, कौन से आरक्षण की बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी। मैं बीच में नहीं बोलता, मगर मैं बता दूं लोया जी, हमने कोई मुख्यमंत्री गैर ओबीसी नहीं बनाया। अरे फिर मैं कहता हूं, आदरणीय उमा जी, आदरणीय बाबूलाल गौर जी, आदरणीय शिवराज जी, हम तो आपको जी सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, बताइए कि पिछले जब कहने का मादा रखा, देखिए एक जनता सुने, जब आप बोल रहे थे मैं चुप था, नहीं इन्हीं को बोलने दीजिए। अगर झूठ बोलेंगे तो नहीं सुनूंगा। चलिए लोया साहब, लोया साहब का साहस रखिए। चलिए आमने सामने कर देता हूं दोनों मेहमानों का, फिर बोल लीजिए। हम दोनों लोग एक साथ बोल सकते हैं। फायर राउंड। किस तरह आपने प्रताड़ित किया 1913। चलिए अमित जी आप भी बोलिए। झूठ उन्हें बोलने दीजिए। नहीं अमित जी बोलिए, आप उन्हें झूठ बोलने दीजिए। 10 वर्षों तक आपने क्या जनता देख रही है, झूठ तेजी से बोलिए, चालू रहिए। किस तरह कमलनाथ ने रेवनाथ चौरे को चालू करो। समाप्त किया। उमा भारती जी का क्या अपमान किया? उमा भारती जी का जो अपमान आपने मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने किया, क्यों झूठ परोसने का काम आप कर रहे हैं? किस ओबीसी के हितैषी आप बन रहे हैं? और रही बात, आपने ये कहा कि कांग्रेस ने क्या किया, अरे इस देश में लाल गेहूं खाते थे आप अंग्रेजों की दलाली में, अंग्रेजों को खाना परोसने का और इस देश को टुकड़े टुकड़े करने का काम किसी ने करा है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने करा है। या चीखने से कोई काम नहीं चलेगा। आचार संहिता लग चुकी है लोया जी, झूठ की मशीन बंद हो चुकी है, बंद कर दीजिए मशीन। ओबीसी समुदाय के प्रवक्ता योगेश यादव जी ने, मैं फिर से कह रहा हूँ, योगेश गुप्ता जी ने आज फिर छोड़ दी। कब तक करेंगे ये मशीन? जो 18 वर्षों से लगातार झूठ की चल रही है, इसको बंद कर दीजिए। झूठ का लोया जी चलिए, मैं अमित जी से एक सवाल ले लेता हूँ। लोया साहब एक सवाल ले लेता हूँ। जब बात आ रही है, ठीक है, राहुल गांधी आए थे, जातिगत जनगणना के अलावा उन्होंने कहा 1500 रुपए जो नारी महिला सम्मान है, 500 की सिलेंडर का भी जिक्र किया। फिर लोया साहब विश्वसनीयता का अमित जी सवाल खड़े कर रहे हैं। अब जो कर्ज माफी जिसको लेकर 2018 में अब किसानों की कर्ज माफी आप लेकर आए थे, बड़ा दावा था, वादा था, लेकिन आपने कहा कि 15 महीने ही सरकार रही, इसलिए वो जो किसानों की कर्ज माफी वो पूरी तरीके से पूरी नहीं हो पाई। अब उसका जिक्र नहीं हो रहा है कि नहीं, अगर सरकार आती है तो फिर हम कर्ज माफी करेंगे। देखिए सबसे बड़ी बात राजेश जी कि आज कमलनाथ जी ने जब ये घोषणा पत्र निकाला और कमलनाथ जी ने कहा कि महिलाओं के सब तमाम अध्ययन करने के बाद कि मेरी एक एक बहनों के पास कई लोगों को पेंशन जिनको मिलती है वो 300 मिलती थी। ये 15 वर्षों से लगातार शासन करते रहे, 300 से 600 करने का काम कमलनाथ की सरकार ने करा। आज अगर कमलनाथ जी ने करा मेरी बहनों को अगर उनके सम्मान राशि के तौर पर सम्मान नाम रखा 1500 रुपए दिए जाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी ने नकल कर ली और नकल करने के बाद 1200 रुपए दिए और लक्ष्य दिखाया 3000 का। इसमें कितना बड़ा झूठ। 1200 रुपए
चलिए, वक्त और कम है, 3000 में वक्त कम है, कितना सुरेश अंतर शर्मा है? जी के पास मैं ये में हम कहना सवाल के चाहता साथ आता हूँ, हूँ। आज अगर आदिवासियों की चलिए, चिंता चलिए, करते वक्त कम है, तो मैं चाहता हूँ आदिवासियों सुरेश की शर्मा भूमि जी, आप की, मेरे आदिवासियों कमेंट के अधिकार की, आदिवासियों के मान सम्मान की अगर रक्षा करिए तो कांग्रेस ने करी है। वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा लोया साहब प्लीज, लोया साहब प्लीज, वक्त कम है, मैं चाहता हूँ सुरेश शर्मा साहब का भी आचार कमेंट आ संहिता जाए। लग गई है, मशीन बंद कर दी। मैं दोनों मेहमानों से कहूंगा कि चूंकि बड़े सुरेश शर्मा साहब हमारे साथ में, सूरज जी एक अहम सवाल है अब सुनने कि हम की जब आदत फैक्टर डालिए की लोहा बात जी, कर रहे हैं, सुनने जब की। मुद्दे की बात कर रहे हैं, ठीक है, जिस तरह की ये जंग है और ये भी लगातार कह रहे हैं कि 23 की जो लड़ाई कुछ अलग है, जो तमाम सारे मुद्दे हैं, मुझे लगता है कि धीरे धीरे जो नेशनल इशूज हैं, जो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं, वो हावी होते नहीं दिख रहे हैं आपको स्थानीय मुद्दों के साथ। नहीं, अभी चुनाव प्रचार शुरू होगा तो निश्चित रूप से कुछ राष्ट्रीय मुद्दे आएंगे, कुछ महत्वपूर्ण बड़े नेताओं का आना शुरू हुआ है। राहुल गांधी जी, प्रियंका जी आई हैं, इधर जो है प्रधानमंत्री जी आए हैं, बाकी और नेता आ रहे हैं जी। तो ये लोग अपने आप राष्ट्रीय मुद्दों की तरफ ले जाएंगे। लेकिन दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं जिस पर आपको मंथन करना चाहिए। मैं सवाल छोड़ रहा हूं, मेरे दोनों साथी हैं और बहुत दोनों ही युवा विद्वान हैं, तो मैं ये कहना एक सवाल छोटा सा मेरा है कि गोवा में भाजपा के विधायक कम और कांग्रेस के विधायक ज्यादा थे, उसके बावजूद भी सरकार बनी भाजपा की। मध्य प्रदेश में 109 विधायक भाजपा के, 114 विधायक कांग्रेस के, 4 निर्दलीय, 2 बसपा के और 1 जो है सपा का, यानी 7, और 109 और 7 116 स्पष्ट बहुमत होता था। तो भाजपा ने मध्य प्रदेश में किस उद्योगपति के कहने से उदारता कमलनाथ जी के लिए बरती, इसका जवाब सामने आना चाहिए। इस समय चुनाव का है। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूं कि जिन अडानी जी को पानी पी पी कर अमित शाह खोजते, अपने राहुल गांधी जी कोसते हैं, आखिर क्या एहसान है पूर्व मुख्यमंत्री बनने वाला कि अडानी के बारे में कमलनाथ जी एक लाइन नहीं बोलते। ये मध्य प्रदेश को जानना का अधिकार है कि कमलनाथ जी की अल्पमत की सरकार को बनाने में अडानी की कोई भूमिका थी क्या? ये सवाल बड़ा गंभीर है। चलिए सुरेश शर्मा साहब, काफी हम बात कर रहे हो तमाम सारे सवाल, और जब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तो स्थानीय मुद्दे है ही, साथ ही जो लगातार जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो हावी होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन यही है कि कुछ अलग तरह की लड़ाई, कुछ अलग तरह का चुनाव मध्य प्रदेश का दिख रहा। तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा, शुक्रिया करूंगा। तो जिस तरह से एमपी का जो चुनावी रण है अब वो सजने लगा है, रणभेरी जो है वो बच चुकी है, और यही कारण है कि तमाम सारे मुद्दे, घमासान, आरोप प्रत्यारोप इस चुनावी रण में। IND एजेंडा में इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।